अगली सुबह वेदाक्षी की नींद खुली और उसने खुद को मान की बाहों में पाया। उसे सच में नहीं पता था कि वह कब उसके इतने करीब होकर सो गई। उसने अपनी आंखें खोलकर मान को देखा, जो अभी सो रहा था। ऐसा काफ़ी कम होता था जब वेदाक्षी टाइम से पहले उठती थी। सोने के मामले में वह बहुत ज़्यादा पक्की थी। उसने टाइम देखा तो 6:30 हो रहे थे। उसने धीरे से मान के हाथों को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, लेकिन वह जितना उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, न जाने क्यों मान उसे उतना ही खुद में समेटे जा रहा था। वेदाक्षी ने एक नज़र मान को देखा। वह सो रहा था। यह उसकी सांसें बता रही थीं, जो काफ़ी शांत और धीमी थी। उसने एक बार फिर से कोशिश की और धीरे से उसके हाथों को अपनी कमर पर से हटा दिया। वो उठकर बैठी और गहरी सांस लेकर बोली, इनके तो हाथ भी कितने भारी हैं। मुझ मासूम सी बच्ची को तो पिचका ही दिया था। यह बोल उसने मुंह बनाया और उठकर बाथरूम में चली गई। उसके जाते ही मान ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर उठकर बैठ गया। उसने गहरी सांस भरी और बोला, चलो शुक्र है इसका मूड कुछ ठीक है। वह फिर से लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह नहीं चाहता था कि वेदाक्षी को अभी पता लगे कि वह जाग रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर आई तो उसने आकर मान को उठाते हुए कहा, आप उठ नहीं रहे हो क्या? आज ऑफिस नहीं जाना आपको? देखो 7 बज गए हैं। मान ने हल्के से अपनी आंखें खोली और उसे देखकर बोला, क्या हुआ? बेदू ने मुंह बनाया और बोली, 7 बज रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना आपको? मान ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा, अगर धर्मपत्नी इस तरह से जगाएगी तो भला कौन आदमी घर छोड़कर ऑफिस जाना चाहेगा? वेदाक्षी मुंह ने मुंह बनाया और बोली, कोशिश अच्छी थी लेकिन मजा नहीं आया। अब उठो और जाकर नहा लो। मान ने मुंह बनाया और उठकर बैठ गया। वेदाक्षी मिरर की तरफ चली गई और जाकर तैयार होने लगी। मान ने उसे देख गहरी सांस भरी और बोला, तुम ठीक हो ना? वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, मेरी टेंशन मत लो, मैं खुद को संभालना जानती हूँ। कुछ ठीक हूँ और कुछ नहीं हूँ, वह भी हो जाऊंगी। मान जानता था उससे कुछ ऐसा ही जवाब मिलने वाला है, इसलिए उसने उसकी बात का बुरा नहीं माना। वह उठा और बाथरूम में चला गया। वेदाक्षी ने मिरर से उसे जाते हुए देखा और धीरे से बोली, क्या यह सच में इतना अच्छा है या फिर बनने का नाटक करता है? उसने गहरी सांस भरी और फिर से तैयार होने में अपना सारा ध्यान लगा दिया। इधर रुद्रा और निर्णय तैयार होकर नीचे आ चुके थे। निर्णय के दिमाग में प्लान पहले से तैयार था। उसने अंशिका को क्रेडिट कार्ड की घूस देकर अपने फेवर में कर लिया था। बाकी निर्णय ने वेदांत को लेकर भी कुछ और प्लान्स बना रखे थे। हालांकि वह जानता था उससे पहले मान अपने प्लान एग्जीक्यूट कर चुका होगा, लेकिन फिर भी उसने कुछ करने का तो सोचा था। वह सब आकर ब्रेकफास्ट के लिए बैठे और सरमेड ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व किया। खाते हुए अंशिका ने अचानक ही कहा, माँ पापा, आपको नहीं लगता भैया भाभी को हमें हनीमून के लिए भेज देना चाहिए? वेदाक्षी ने जैसे ही ये सुना तो चहकर बोली, हाँ बिल्कुल सही। दी और जीजू की अभी अभी शादी हुई है, उन्हें जाना चाहिए ना। मान को उसकी हरकत देख मन ही मन हंसी आ गई और उसने मन ही मन खुद से कहा, बेवकूफ़ लड़की, क्या यह खुद भूल गई है कि इसकी भी अभी शादी हुई है? हंसिका का मतलब उसके दोनों भाइयों और दोनों भाभियों से था। तभी गिरजा जी ने उसे टोकते हुए कहा, ये तुम कैसे भूल गई कि तुम्हारी भी अभी अभी शादी हुई है? तुम्हारी दी और जीजू तो जाएंगे ही, साथ में तुम और मानवी तो जाओगे। यह सुनते ही विदाक्षी के गले में उसका खाना अटक गया और वह खांसने लगी। उसकी हड़बड़ी देखकर मान घबरा गया। उसने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और उसकी पीठ हल्के हल्के सहलाते उसे पानी पिलाने लगा। पानी पीकर वेदाक्षी ने हैरानी से गिरजा जी की तरफ देखा तो गिरजा जी ने कहा, ऐसे क्या देख रही है? तुम्हारी और मान की भी अभी अभी शादी हुई है और तुम हर बार ये भूल कैसे जाती हो? वेदाक्षी ने मन ही मन कहा, बात तो सही है, मैं कैसे भूल गई? मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। मुंह बंद नहीं रख सकती थी तू बेदू? आलोक जी ने कहा, बात तो सही है तुम्हारी। चलो अच्छा सा एक हनीमून प्लेस चूज कर लो और चारों जने जाकर घूम कर आओ। वैसे भी बाद में तुम लोग अपने अपने कामों में और ज़्यादा बिजी हो जाओगे। अभी के तो दिन है जब एक दूसरे को जान पाओगे, समझ पाओगे। वेदाक्षी ने कहा, पर मुझे नहीं जाना। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं घर पर रहूंगी। अंशिका ने तुरंत कहा, तो क्या मान भाई हनीमून पर अकेले जाएंगे? वहां पर क्या उन्हें जागरण करना है या फिर भजन कीर्तन करना है? वेदाक्षी आंखें फाड़े उसे देखने लगी और मान को वेदाक्षी की हरकतों पर हंसी आ रही थी।
उसने मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करके रखी थी। वहीं हाल तो कुछ निर्णय का भी ऐसा ही था। उसे पता था कि उसकी साली बच्चों जैसी है, लेकिन इतना बच्चा होना कहाँ सही था। गिरजा जी ने बेदू को आंख दिखाते हुए कहा, जो कहा है उतना कर लो, समझी। तुम चारों आराम से घूमने जाओ, मुझे किसी का कोई भी बहाना नहीं सुनना है। इसलिए चुपचाप से अपनी पैकिंग कर लो, बाकी का सारा अरेंजमेंट तुम्हारे पापा देख लेंगे। बेदाक्षी अभी कुछ कहती कि गिरजा जी ने उसे आंख दिखाते हुए कहा, चुपचाप से नाश्ता करो, खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए। बेदू बेचारी कुछ बोल नहीं पाई। उसने लाचारगी से मान की तरफ देखा तो मान ने कंधे उचका दिए, और मान की हरकत देखकर वह और ज्यादा चिढ़ गई। नाश्ता करने के बाद मान और नैना ऑफिस के लिए निकल चुके थे। दोनों एक ही कार में थे, इसलिए दोनों के बीच में वेदांत को लेकर डिस्कस चल रहा था। निर्णय ने मान को देखकर कहा, तूने सोचा क्या है आखिर। मैंने तो उसके लिए सोच रखा है कि उसने जो अपना छोटा सा बिजनेस वेदाक्षी के पैसों पर खड़ा किया है, उसे हम हमारी कंपनी के साथ मर्ज कर लेते हैं। वैसे भी वह पैसे उसने खुद से नहीं लगाए थे, उसकी औकात नहीं है कि वह ऐसा कुछ कर पाए। सारी मेहनत वेदाक्षी की थी, उसने तो कुछ किया ही नहीं था। मान ने उसे देखा और बोला, उस कंपनी को वैसे ही रहने देते हैं, उसे बस वेदू के नाम पर ट्रांसफर करवा देते हैं, यह बेस्ट रहेगा। वैसे भी उसमें वर्कर काम कर रहे हैं, हमें बस उस कंपनी के सारे शेयर्स वेदू के नाम पर ट्रांसफर करवाने हैं, और उसकी प्रोसेस में शुरू करवा चुका हूँ। निर्णय ने उसे देखा और बोला, हाँ ये भी ठीक है। मान ने आगे कहा, बाकी का रही उसकी जेल से निकलने की बात, तो उसके तो वह सिर्फ सपने देखता रहेगा। मैं उस पर ऐसे ऐसे चार्जेस लगाने वाला हूँ कि वह कभी जेल से निकल ही ना पाए। उसने जो किया और जो करने की कोशिश की, वह मैं भूल नहीं सकता। ये कहते हुए मान की आंखें और चेहरे पर कुछ अलग से भाव थे, जिन्हें निर्णय ने आराम से नोटिस कर लिया था। वह दोनों जल्दी ऑफिस पहुंच चुके थे। निर्णय ने अपने केबिन में जाने से पहले मान को देखा और बोला, वैसे रुद्रा भी काफी गुस्से में थी, और उसका गुस्सा तुझे पता है। पता नहीं वेदांत के साथ वे क्या करने का सोच रही है। मान ने उसे देखा और बोला, कम से कम जान से तो नहीं ही मारेगी, बाकी जो भी करे उसके साथ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वेदाक्षी मेरी जिंदगी में अब आई है, और उसकी जिंदगी में वह पिछले 23-24 सालों से है। सोच कर देखो उन दोनों का बॉन्ड कितना गहरा होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे और तुम्हारे बारे में। मैं मुसीबत में होता हूँ तो सबसे पहले हाथ बढ़ाने वाले तुम ही होते हो, वह और वही मेरे केस में भी है। बिल्कुल वैसा ही रिश्ता उन दोनों का है, इसलिए वह जो भी करे उसे करने दो। ये कहकर मान अपने केबिन में चला गया। निर्णय ने कंधे उचकाए और बोला, बात तो सही है, और वह भी बड़े आराम से अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। लेकिन इधर बेदू की हालत खराब थी। वेदांत वाली बात वह भूली नहीं थी, लेकिन इस हनीमून वाली बात की वजह से वेदांत वाली बात उसके दिमाग से निकल चुकी थी, और उस पर अब सिर्फ यही बात हावी थी, उसे जबरदस्ती मान के साथ हनीमून पर भेजा जा रहा है। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह यह सब रोके कैसे। उसने मन ही मन कहा, आखिर यह सब चल क्या रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और वह दुष्ट आदमी, क्या वह मना नहीं कर सकता था, उसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। वह यह सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन देखा और उठाते हुए चेक कर बोली, हेलो, आपको याद आ गई मेरी। उधर से तनिष्ठा की आवाज आई, तुम्हें भला हम कैसे भूल सकते हैं, मेरी प्यारी सी परी। क्या कर रही हो तुम, बताओ मुझे। वेदाक्षी कुछ बोलती की तभी उसने मन में खुद से कहा, नहीं माँ पापा को तो कुछ पता भी नहीं है। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। पता लगा राम अंकल और सिया आंटी किसी और तरीके से ये सब हैंडल कर लें। और वैसे भी मुझे थोड़ी ना इस शादी में रहना है। अभी भी उसके दिमाग में शादी में न रहने का ख्याल था। उसने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मा, बस बैठी थी। थोड़े दिनों में इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी ना, तो उसी के लिए कुछ प्रिपरेशन वगैरह भी करनी थी। पापा क्या कर रहे हैं, और दादू कैसे हैं। अब क्या डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। तनिष्ठा ने गहरी सांस ली और बोली, नहीं, उनकी तबीयत अभी भी वैसी ही है, ज्यादा कुछ सुधार दिख नहीं रहा। यह सुनकर बेदू कुछ उदास हो गई। उसके मम्मी पापा इसी वजह से तो आ नहीं पाए थे, क्योंकि उसके दादू की तबीयत खराब थी। ऐसे में वह उसकी दादी को अकेला कैसे छोड़ सकते थे। वेदाक्षी ने धीरे से कहा, ओह अच्छा, कोई बात नहीं, दादू जल्दी ठीक हो जाएंगे। तनिष्ठा ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, वह पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम बस अपना ध्यान रखना। मुझे सच में इन दिनों बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था
कि मैं तुमसे थोड़ी भी बात कर पाऊँ, और यही हाल तुम्हारे पापा का है। तुम समझती हो ना? वेदाक्षी ने हामी भरी तो तनिष्ठा ने प्यार से कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में आराम से बात करूंगी। तुम अपना ख्याल रखना और वहां पर किसी को भी परेशान मत करना। बेदू ने होके कहा। फिर तनिष्ठा को बाय कहकर फोन रख दिया। न जाने क्यों वेदाक्षी को यह काफी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर ही सही उसने अपनी माँ से बात की और उसके मन का सारा बोझ हल्का हो चुका था। भले ही उसने झूठ कहा हो, बातें छुपाई हो, लेकिन फिर भी तनिष्ठा से दो बात करने पर ही उसका मन काफी हद तक शांत हो चुका था। वह आराम से बैठ गई और उसने खुद से ही कहा, चाहे जितना बुरा हो चुका हो, लेकिन जब माँ पापा से बात हो जाती है तो लगता है सब कुछ ठीक है। इस वक्त भी मुझे कुछ वैसा ही फील हो रहा है। उसने गहरी सांस भरी और उठकर कबर्ड की तरफ बढ़ गई। शाम को मान और निर्णय घर लौटे तो वह सब लोग हॉल में बैठे थे। वेदाक्षी वहां नहीं थी। माँ ने रुद्रिका को देखा और बोला, बेदू कहाँ है? वह तुम लोगों के साथ नहीं है? रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, तुम्हें पता है ना सब कुछ। वह अभी उन्हीं सब बातों में खोई हुई है। मान ने गहरी सांस ली और कमरे की तरफ बढ़ गया। जब वह कमरे में आया तो उसे वेदाक्षी नहीं दिखी। वह बालकनी की तरफ गया। वह उसे वहां पर सोफे पर बैठी नजर आई। मान ने अपना कोट उतारा और वही साइड में रखते हुए अपने कदम वेदाक्षी की तरफ बढ़ा दिए। वह उसके पास जाकर बैठा और बोला, अभी भी वेदांत के बारे में सोच रही हो? वेदाक्षी ने उसे देखा, फिर बोली, आपको लगता है कि किसी को बुलाना इतना आसान होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को बुलाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, और वह भी तब जब हम उससे प्यार करते हो। लेकिन प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर नहीं लगाया जाता। अगर सामने वाला आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर नहीं कर सकता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, आपकी थॉट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो ऐसे प्यार का क्या फ़ायदा? मुझे नहीं लगता कि वह प्यार प्यार भी है। वह सिर्फ अपनी हवस मिटाने का या फिर अपने स्वार्थ को पूरा करने का एक जरिया है। वह प्यार हो ही नहीं सकता। बेदू कुछ पल उसे देखती रही और फिर उसने अचानक ही कहा, क्या आपको कभी प्यार हुआ है? उसने जैसे ही ये कहा, मान उसकी तरफ देखने लगा, जबकि वो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। लेकिन मान बस उसे देखे जा रहा था और बेदाक्षी इंतजार में थी कि वह कुछ कहे। लेकिन मान ने उठते हुए कहा, चलो उठो और नीचे चलो। सब लोग वेट कर रहे हैं, सब नीचे हैं, और तुम यहाँ आकर बैठी हो। यह बोल वो अंदर चला गया। बेदाक्षी ने मन ही मन कहा, यह क्या था? उन्होंने बताया क्यों नहीं? क्या सच में उनकी लाइफ में पहले कोई था? बेदाक्षी के लिए बहुत बड़ा सवाल था। इसका जवाब उसे जानना था, लेकिन मान बिना बताए जा चुका था। वेदाक्षी ने खुद से कहा, ये क्या बात हुई? बात का जवाब भी नहीं दिया। यह बोल वह उठी और पीछे पीछे अंदर चली आई। लेकिन तब तक मान चेंज करने जा चुका था। लेकिन वेदाक्षी के मन को कहाँ सब्र था। वह बाथरूम के दरवाजे के पास गई और दरवाजा पीटते हुए बोली, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने कुछ पूछा ना आपसे। मुझे बताओ, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? क्या आपकी लाइफ में पहले कोई लड़की थी? क्या आप अभी भी उससे प्यार करते हो? अगर हाँ, तो वह लड़की कहाँ है? तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और अचानक ही वो मान के सीने से टकरा गई। मान ने उसे कमर से पकड़ लिया। वेदाक्षी ने उसे देखा। मान की नजरें भी उसके चेहरे पर थीं। वेदाक्षी ने खुद को संभाला और ठीक से खड़ी होते हुए बोली, बताओ ना, मैंने कुछ पूछा ना आपसे? मान ने उसे देखा और बोला, तुम्हें सब्र नहीं है? ये भी नहीं दिखता कि कोई आदमी अंदर गया है चेंज करने? एक साथ दरवाजा पीटने लग गई। वेदाक्षी ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और बोली, मैंने कुछ पूछा ना आपसे? मुझे बताओ, क्या आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? वह लड़की कौन है? मुझे जानना है, लेकिन मुझे नहीं बताना। माँ ने इस बार सीधे सपाट लहजे में उसे मना कर दिया। वेदाक्षी मुंह फाड़े उसे देख रही थी। उसने उसे देखा और बोली, ये क्या बकवास है? मैंने एक सीधा सा सवाल किया, आप क्या सीधा सा जवाब नहीं दे सकते? ऐसे कौन मुंह पर मना करता है? मुझे नहीं बताना, इसलिए नहीं बता रहा। अब चुप करो और परेशान करना बंद करो मुझे। बहुत बोलती हो तुम, मान ने साइड से निकलते हुए कहा। वेदाक्षी ने हैरानी से उसे देखा और बोली, क्या कहा आपने? मैं ज्यादा बोलती हूँ? खड़ूस कुमार, तुम ज्यादा बोलते हो। नहीं, तुम तो बोलते ही नहीं हो। गूंगे बने बनकर बैठे रहते हो। कभी बोल जाओ और कुछ कोई पूछ ले तो जवाब भी नहीं देते।
मान के कदम रुक गए। आप कहते कहते वह एक बार फिर से तुम पर आ चुकी थी। उसने पलटकर बेदाक्षी को घूरा और बोला, एक शब्द और कहा ना, फिर तुम देखना। मुझे मुंह बंद करने के बहुत से तरीके आते हैं, समझी तुम? इसलिए चुपचाप नीचे चलो। यह बोल मान कमरे से बाहर निकल गया। बेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, दुष्ट प्राणी, निर्लज, खड़ूस कुमार। यह बोल उसने पैर पटके और उसके पीछे पीछे नीचे चली आई। नीचे सब लोग मौजूद थे। गिरजा जी ने उन दोनों को आते देखा तो मुस्कुराकर बोली, आ गए तुम लोग? चलो यहाँ आओ और मुझे बताओ, कौन सी हनीमून डेस्टिनेशन फाइनल हुई है तुम लोगों की? बेदू तो चुप ही रही। मान ने भी कुछ कहा नहीं, लेकिन निर्णय ने पहले कहा, हम लोग ऊटी जा रहे हैं माँ। इस बार ऊटी का ही देख लेते हैं, बाद में कभी कोई और ट्रिप बनाएंगे तो कोई और अच्छी जगह चले जाएंगे। वैसे भी ऊटी कोई कम अच्छी और सुंदर जगह तो है नहीं। मैंने सुना है वह काफ़ी ज़्यादा प्यारी जगह है। रुद्रिका ने तुरंत कहा, हाँ मैं पहले भी वहाँ मीटिंग्स के सिलसिले में गई थी। मुझे काफ़ी पसंद आई थी वह जगह। अंशिका ने कहा, तो फिर फाइनल हुआ, भैया भाभी ऊटी जा रहे हैं। मैं पापा को बोल देती हूँ। मान ने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं अंशु, मैंने टिकट करवा दिए हैं। उसने जैसे ही यह कहा, बेदाक्षी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जैसे कहना चाह रही हो, क्या मतलब टिकट करवा दिए? क्या आपने मुझे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि मैं जाना चाहती हूँ या नहीं? बेवजह मुझे इन सब में घसीटा जा रहा है। मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वह यह बात किसी से कह नहीं सकती थी। मान से कह तो सकती थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होने वाला था। वैसे भी सब लोग उसे हनीमून पर भेजकर ही मानने वाले थे। गिरजा जी ने मान को देखा और बोली, अच्छा ठीक है, और टिकट कब की है? 2 दिन बाद की। इस बार निर्णय ने जवाब दिया। आंसू ने सवालिया नजरों से उन सबको देखते हुए कहा, 2 दिन बाद की क्यों? कल की क्यों नहीं? रुद्रिका ने अंशिका के कंधे पर मारते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया और धीरे से बोली, हमें शॉपिंग भी तो करके आनी है इडियट लड़की, कुछ भी बोलती हो। अंशिका ने अपने मुंह पर हाथ रखा और हल्के से हंस दी। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने साथ में डिनर किया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन अब बेदू को कहाँ से नींद आने वाली थी? उसके दिमाग में तो बस ये हनीमून वाली बातें चल रही थी। वह कमरे में चक्कर लगाए जा रही थी। मान अब तक कमरे में आया नहीं था। वह अपने स्टडी रूम में था और बेदाक्षी यहाँ पर परेशान हो रही थी। उसने खुद से ही कहा, कोई ऐसा कैसे कर सकता है भाई? मेरी शादी नहीं हुई है ढंग से। लेकिन अगले पल वह रुकी और बोली, ढंग से का क्या मतलब? मेरी शादी शादी थोड़ी है। लेकिन फिर भी मुझे हनीमून पर भेजा जा रहा है। ये कौन सी जबरदस्ती है भैया? मुझे नहीं जाना। और भेज भी किसके साथ रहे हैं? उस दुष्ट निर्लज प्राणी के साथ, खड़ूस कुमार, जो हर पल अपनी खड़ूसियत दिखाते रहते हैं। तभी मान की आवाज़ आई, मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे तुम्हें मैं इतना खड़ूस लगता हूँ? क्या मैंने तुम्हें डराया, धमकाया या फिर कुछ और किया जिससे तुम मुझे इतना खड़ूस समझती हो? उसकी आवाज़ सुनते ही बेदाक्षी के कदम रुक गए और उसने धीरे से पलटकर पीछे देखा। मान रूम और स्टडी रूम के बीच अटैच डोर पर खड़ा था और बेदाक्षी को देख रहा था। बेदाक्षी ने अपने दांत दिखाए और बोली, मैंने कुछ नहीं कहा। मान ने दरवाजा बंद किया और चलकर उसके पास आते हुए बोला, मैंने सुना तुमने क्या कहा और क्या नहीं। बेदू ने मुंह बना लिया। तभी मान ने उसके पास आते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या दिक्कत है तुम्हें मुझसे? बताओ मुझे, आज सबको सॉर्ट आउट कर ही लेते हैं। बेदाक्षी की नजरें तो अपने हाथ पर ही जम गई थी जो मान के हाथ में था। वह हैरानी से बस अपने हाथ को देखे जा रही थी। मान की कोई आवाज़ तो जैसे उसके कानों तक ही नहीं पहुंच रही थी। मान ने जब उसे खोए हुए देखा तो उसे पकड़कर हिलाते हुए बोला, सुन भी रही हो तुम मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने कहा क्या दिक्कत है तुम्हें मुझसे? किस बात पर मैं तुम्हें इतना खड़ूस लग रहा हूँ? बताओ तो सही। बेदू सिर उठाकर उसे देखा और बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा ना। मान ने एक गहरी सांस ली और उसका हाथ पकड़ उसे बेड की तरफ ले गया। वो घबरा गई, लेकिन मान ने उसे आराम से बेड पर बिठाया और उसके पास बैठकर आराम से बोला, मैं समझ रहा हूँ तुम घबराई हुई हो। जानता हूँ तुम्हारे लिए रिश्ता कोई मायने नहीं रखता होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत रखता है और मैं आखिर तक कोशिश करूँगा ये रिश्ता निभाने की। लेकिन एक तरफ से एफर्ट डालना कब तक सही होता है? बेदू ने उसकी बात काटते हुए कहा, जब तक मैं कर सकता हूँ करूँगा। माँ ने उसकी बात का जवाब दिया। बेदू से देखने लगी तो मान आगे बोला, देखो बात सिर्फ इतनी सी है बेदू कि तुम इसे हनीमून ना समझकर सिर्फ एक ट्रिप समझ लो। मुझे अपना एक दोस्त समझ लो
और दोस्तों के साथ तो हम घूमने कहीं भी चले जाते हैं ना, तो ऐसे ही समझ लो कि हम घूमने जा रहे हैं। और आई प्रॉमिस, मैं अपनी लिमिट नहीं क्रॉस करूँगा। अब तक नहीं की तो आगे भी नहीं करूँगा। तुम्हारा कंसेंट हर चीज़ में इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। वेदाक्षी मान को देखने लगी तो मान आगे बोला, अच्छा वह सब छोड़ो, अब अच्छे से खुशी खुशी घूमने चलने के लिए तैयारी कर लो। देखो, निर्णय और रुद्रिका की शादी हुई है, उन्हें हनीमून पर तो जाना ही है। घर वालों की नज़र में शादीशुदा हम भी हैं, और हम हैं शादीशुदा। तुम मानो या ना मानो, तुम इसे हनीमून ना समझकर सिर्फ एक ट्रिप समझ लो, जहां हम सिर्फ एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। वेदाक्षी को उसकी बात सही लग रही थी। हालांकि वह उसकी कई बातों पर एग्री नहीं थी, लेकिन घूमने के लिए वह तैयार हो चुकी थी। जैसे ही उसने हामी भरी, मान खुश हो गया। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, अब जब तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, तो बिना किसी टेंशन के आराम से सो जाओ। इतने जो चक्कर तुमने अब तक लगा लिए हैं, पैरों में तो दर्द हो ही गया होगा। वेदाक्षी ने उसकी बातों में मौजूद उसके ताने को महसूस किया तो मुंह फुलाकर बोली, मुझे ताना मत दो आप। मान मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा ठीक है, सो जाओ अब। काफ़ी रात हो गई है, टाइम से सो जाया करो, ताकि सुबह जल्दी उठ जाओ। तुम्हारे उठने का ही पता नहीं होता, कब उठती हो कब सोती हो। बेदू ने इस बार कुछ नहीं कहा। मान उठा और अपनी साइड चला गया। वेदाक्षी भी आराम से लेट चुकी थी। हमेशा की तरह दोनों के बीच में एक पिलो मौजूद था, जो बस नाम मात्र का था, क्योंकि दोनों को ही हकीकत पता थी। अगली सुबह बेदू को मान की बाहों में ही उठना था। अगली सुबह सब लोग तैयार थे। आखिर रात शॉपिंग पर जो जाना था, रुद्रा वेदाक्षी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रही थी। हालांकि वेदाक्षी का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि अक्सर हुआ करता था वह उन लोगों में से थी जो घर पर पड़ा रहना प्रेफर करती थी, कहीं बाहर जाने की बजाय। लेकिन रुद्रा उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आई थी। अंशिका हमेशा की तरह अपनी दोनों भाभीियों के साथ थी। जल्दी ही वो लोग मॉल के फीमेल सेक्शन में आ चुके थे। अंशिका ने रुद्रिका को देखा और बोली, वैसे भाभी किस टाइप के कपड़े खरीदने हैं आपको? रुद्रिका ने अंशिका को देखा और फिर जवाब देते हुए कहा, तुम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रही हो। अंशिका ने हंसते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ भाभी, आप हॉट हॉट सेक्सी सेक्सी नाइटी खरीदो। कसम से मेरे भाइयों की नींद ही उड़ जानी है। वेदाक्षी ने उसकी बात सुनी तो आंखें फाड़े हैरानी से उसे देखने लगी, जबकि रुद्रा ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, बहुत बोलती हो तुम। बड़े हैं वह दोनों तुमसे, और हम भी। छोटू की तरह रहा करो, छोटी हो ना तुम। अंशिका ने मुंह बनाया और बोली, क्या भाभी, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब समझ आता है। खैर, रुद्रिका ने अब उससे और ज्यादा आर्गूमेंट नहीं करी और कुछ कपड़े देखने लगी। वेदाक्षी एक तरफ पर आराम से बैठी थी। तभी अंशिका दो नाइटी उठाकर लाई। उसने एक रुद्रिका को पकड़ाई और दूसरी वेदाक्षी को। उन दोनों ने उसे देखा तो उसने दांत दिखाते हुए कहा, यह ट्राई करो, कसम से बहुत हार्ड लगने वाली हो आप दोनों। रुद्रिका ने उस नाइटी को देखा, जो एक साटन के कपड़े की बाथरोब नाइटी थी। उसने अंशिका को देखते हुए कहा, तुम? अंशिका ने बीच में उसकी बात काटते हुए कहा, यह मेरा आइडिया नहीं है। वह तो भाई ने कहा कि अपनी भाभी को कुछ सेक्सी सा दिलवा देना। मैं तो बस उनकी कई बात को मान रही हूँ ना। रुद्रिका ने उसे अपनी आंखें छोटी छोटी करके घूरा और बोली, अगर तुमने झूठ कहा है ना तो देखना तुम। अंशिका ने अपने दांत दिखा दिए, जबकि बेदाक्षी उस नाइटी को ही घूरे जा रही थी। उसने जब बेदाक्षी को देखा तो बोली, भाभी, क्या घूर घूर कर उस नाइटी को भस्म करने का इरादा है? ट्राई कर को देखो ना, कैसी लगती है। बेदाक्षी ने उस नाइटी को हड़बड़ी में छोड़ते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने वाली। अंशिका ने उसे चिढ़ाया और बोली, क्या मतलब है कि आप कपड़े ही नहीं पहनने वाली? बेदू सच में परेशान हो चुकी थी। उसकी डबल मीनिंग बातें उसे काफी परेशान कर रही थी, और साथ ही उसके मन में डर भी बैठा रही थी। हालांकि रात को मां सब कुछ क्लियर कर चुका था, लेकिन अंशिका की बातों ने उसे फिर से डरा दिया था। रुद्रिका ने जब वेदाक्षी को इस तरह देखा तो उसके हाथ से वह नाइटी लेते हुए बोली, तू कंफर्टेबल नहीं रहेगी ना इसमें? कोई जरूरी नहीं है, तुम्हें जो पसंद है वह पहनो। हमेशा की तरह तुम्हें कोई कुछ नहीं कहने वाला। जब तक तुम्हारी बहन है, तुम्हें कोई कुछ कह भी नहीं सकता। वेदाक्षी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। रुद्रिका हमेशा उसका स्टैंड लेती थी और ये बात उसको काफी अच्छी लगती थी। अंशिका ने उन दोनों को देखा और बोली, काश मेरी भी कोई बहन होती। आप दोनों को देखती हूँ तो सच में एक बहन की कमी खलती है मुझे। रुद्रिका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ तो हम तेरी भाभी, बहन, दोस्त सब कुछ बन सकते हैं, इसलिए उदास होने की जरूरत नहीं है।
उसकी बात सुनकर अंशिका मुस्कुरा दी। उसके बाद वह सब फिर से कुछ कपड़े देखने में बिजी हो चुकी थी। शॉपिंग करते हुए वह सब काफी थक चुकी थी। बेदू तो कुछ लेना नहीं चाहती थी, लेकिन रुद्रिका ने फिर भी उसे कंफर्ट के हिसाब से उसके लिए कुछ ड्रेस ले ली थी। शॉपिंग होने के बाद जब तीनों को भूख लगी तो वह सब रेस्टोरेंट एरिया की तरफ आ गईं और तीनों ने आराम से अपना खाना ऑर्डर किया और खाना खाकर वहां से निकल गईं। उन तीनों को घर पहुंचने में लगभग शाम हो चुकी थी। निर्णय और मान आज जल्दी घर लौट आए थे क्योंकि उन चारों को कल ही ऊटी के लिए निकलना था, इसलिए आज उन्हें सब पैकिंग भी करनी थी। जब वो तीनों घर में अंदर आईं तो उन्हें गिरजा जी और आलोक जी साथ मान और निर्णय नीचे हॉल में ही बैठे दिखाई दिए। वहीं गिरजा जी ने जब उन तीनों को आते देखा तो मुस्कुराकर बोली, लो तीनों बच्चियां भी आ गई शॉपिंग करके। हो गई बच्चों तुम लोगों की शॉपिंग? वो तीनों भी वहीं उसके पास आकर सोफे पर बैठ गईं। अंशिका खुश होकर गिरजा जी से बोली, हाँ माँ, हमने खूब सारी शॉपिंग की और साथ ही मुझे बहुत मज़ा भी आया। आज पहली बार मैंने दोनों भाभीियों के साथ शॉपिंग की थी। यह सच में मज़ेदार था। उसकी बात सुनकर गिरजा जी के साथ बाकी सभी मुस्कुरा दिए। निर्णय की नज़र उनके साथ लाए शॉपिंग बैग पर गई तो उन्हें देख वो बोल ही पड़ा, क्या बात है, तुम लोगों की शॉपिंग बड़ी जल्दी हो गई। और यह क्या, बस इतना ही सामान खरीदा? थोड़ा और कुछ खरीदना था ना, इतने से क्या होगा। उसके ऐसे टोन मारने पर रुद्रा ने उसे घूर कर देखा और बोली, ठीक है, अगली बार हम अच्छे से शॉपिंग करेंगे और बिल तुमसे पे करवाएंगे। ओके। यह सुनते ही निर्णय तुरंत बोला, अरे अरे, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था, तुम लोगों को जितनी शॉपिंग करनी है करो, मुझे क्या। बेचारा लास्ट टाइम की अपनी हालत वो भूला नहीं था। लास्ट टाइम रुद्रा ने उसका अच्छा खासा बैंक अकाउंट खाली कर दिया था और अगर ये तीनों शॉपिंग करती तो वो शायद बर्बादी हो जाता। वहीं निर्णय के चेहरे को उड़ा हुआ रंग देखकर सब हंस पड़े। मान ने बेदाक्षी को देखा जो काफी थकी हुई लग रही थी। वैसे तो वो तीनों ही काफी थक गई थी, पर बेदाक्षी कुछ ज्यादा ही थकी हुई लग रही थी। शायद क्योंकि उसका शॉपिंग जाने का मन नहीं था, इसलिए उसकी सजेशन समझते हुए मान ने कहा, चलो अब तुम लोग थोड़ा आराम कर लो, वैसे भी पूरा दिन शॉपिंग करके थक गई होगी। और फिर रुद्रा और बेदाक्षी, तुम्हें पैकिंग भी करनी है, हमारी फ्लाइट कल की ही है। यह सुनकर रुद्रा और बेदाक्षी ने उसे देखा और अपना सिर हिला दिया। बेदाक्षी जल्दी से उठकर अपने कमरे की ओर चली गई। उसे सच में इस वक्त आराम की ज्यादा जरूरत थी। मान उसको ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद जब मान अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि बेदाक्षी सो चुकी थी, लेकिन वो बड़े अजीब तरीके से बेड पर सोई थी। उसका ब्लैंकेट एक ओर पड़ा था और वो खुद में सिमट कर सो रही थी। शायद थकान की वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई थी। उसे ऐसे देखकर मान मुस्कुरा दिया और खुद से ही बोला, ये लड़की भी ना पता नहीं क्या करती है, ठीक से सो भी नहीं सकती। उसने आकर बेदाक्षी को ठीक से ब्लैंकेट ओढ़ाया और फिर सारे शॉपिंग बैग एक और रख दिए। फिर वो खुद ही फ्रेश होने चला गया। कुछ देर में फ्रेश होने के बाद उसे कुछ काम पूरा करना था, इसलिए वो लैपटॉप लेकर बैठ गया और अपना काम करने लगा। ऐसे ही रात हो गई। रात में सबने साथ में डिनर किया और फिर रुद्रा की मदद से पैकिंग करने के बाद सब सोने चले गए। लेकिन बेदाक्षी को अब नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में जाने क्या ही चल रहा था। उसने करवट लेकर अपनी बगल में सो रहे मान को देखा और कुछ सोचने लगी। फिर अचानक ही उसने मान को जगाते हुए कहा, उठो, उठो तुम। मान जो गहरी नींद में था, अचानक से बेदाक्षी के जगाने पर उसकी नींद टूट गई। उसने बेदाक्षी को देखा और कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, कुछ हुआ है क्या? उसके ऐसे पैनिक करने पर बेदाक्षी आराम से बोली, अरे रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैंने तुम्हें जगाया। यह सुनकर मान हैरानी से बेदाक्षी को देखने लगा और फिर अचानक ही उसके एक्सप्रेशन बदल गए और वो बेदाक्षी को घूरने लगा। क्या सच में इस लड़की ने उसे नींद में सिर्फ इसलिए जगाया क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी? मान खा जाने वाली नजरों से उसे देखने लगा। बेदाक्षी ने दांत दिखाते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे बस नींद नहीं आ रही थी और आप आराम से सो रहे थे। मान ने उसे कुछ देर घूरा, लेकिन अगले ही पल उसके होंठों पर शैतानी मुस्कान और आंखों में अजीब सी चमक आ चुकी थी। बेदू ने जब उसे मुस्कुराते देखा तो उसे अजीब तरह से देखने लगी। तभी मान ने उसे पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। उसकी हरकत से वह चौंक गई। वो मान के करीब हो चुकी थी और हैरानी से उसे देख रही थी। मान ने उसकी कमर को पकड़ते हुए उसे अपने कुछ और करीब किया और धीरे से बोला, अच्छा तो तुम्हें नींद नहीं आ रही थी और इसलिए तुमने सोचा होगा
कि चलो कुछ एक्साइटेड करते हैं, कुछ तूफानी टाइप, है ना? तो ना हम कुछ बैड एक्सरसाइज कर लें, काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए, और उसके बाद तुम्हें नींद भी बहुत अच्छी आएगी। वेदाक्षी उसकी बात सुनकर घबरा गई और हैरानी से आंखें फाड़े उसे देखने लगी, जबकि मान अभी भी शैतानी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। वेदाक्षी ने अकलाते हुए कहा, तुम क्या? मान को उसे चिढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा था। पहली बार उसने इस लड़की की बोलती बंद कर दी थी। अचानक ही वह उसके करीब झुकने लगा। वेदाक्षी उससे पीछे हटने की कोशिश में लगी थी। वह जितना पीछे झुकती, मान अपना चेहरा उसके और करीब कर लेता। वेदू ने कसकर अपनी आंखें मींच लीं और चेहरा घुमा दिया। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना साफ झलक रहा था। उसे ऐसे देख मान की नज़र उसके चेहरे पर टिक चुकी थी। उसने धीरे से उसके गाल को चूम लिया। वेदाक्षी ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा और मान ने तभी अचानक उसे छोड़ दिया और वो पीछे बेड पर जा गिरी। मान अब पूरी तरह से हंस रहा था। वेदाक्षी कुछ पल तो हैरान रही कि अभी हुआ क्या। भाई अगले ही पल उसे मान को हंसते देख काफी गुस्सा आया। वह उठी और तकिया उठाकर उसे मारते हुए बोली, तुम तुम दुष्ट आदमी, निर्लज कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? मान ने हंसते हुए कहा, उसे किस नहीं कहते हैं बेवकूफ लड़की, वह बेबी किस होता है। यह कहते हुए वह खुद को उसके तकिए की मार से बचा रहा था, लेकिन वेदाक्षी ने उसे मारते हुए चिढ़कर कहा, चाहे जो भी किस होता हो, तुमने मुझे किस कैसे किया? तुम्हें पता है ये मेरा फर्स्ट किस था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे स्टील करने की? मां ने जैसे ये सुना, अचानक ही उसने तकिया पकड़कर खींचा और इसके साथ ही वेदाक्षी एक बार फिर उसकी बाहों में थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मान ने उसे कसकर पकड़ रखा था। लेकिन अगले ही पल मान ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वेदाक्षी और ज्यादा हैरान रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। मान कुछ पलों बाद उससे अलग हुआ और बोला, अब तुम कह सकती हो कि मैंने तुम्हारा फर्स्ट किस स्टील कर लिया। वेदाक्षी ने उसे अजीब तरह से देखा। वह कुछ पल तो होश में भी नहीं आई। उसे थोड़ी देर तो यह समझने में लग गई कि अभी उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल जब उसे समझ में आया तो उसने सीधा मान को एक थप्पड़ मार दिया। मान हैरान था। जो अब तक हंस रहा था वह सच में शॉक्ड होकर वेदाक्षी को देख रहा था। वेदू ने उसे गुस्से से देखा और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? ये मेरा फर्स्ट किस था और तुमने इसे स्टील कर लिया। हालांकि वेदू ने उसे थप्पड़ मारा था, लेकिन मान को बुरा नहीं लगा। उसे पता था कि उसकी गलती थी। उसकी गलती यह थी कि उसने बिना किसी कंसेंट के वेदाक्षी को किस किया, लेकिन वह सच में बहक गया था। लेकिन अगले ही पल उसे रियलाइज भी हो गया था कि उसने गलत किया। लेकिन इस वक्त उसे अब वेदाक्षी को संभालना था, क्योंकि वह जानता था उसका गुस्सा और उसका लड़ना कितना खतरनाक हो सकता था। मान ने उसे देखा और मुंह बनाकर बोला, हाँ तो क्या हो गया? मेरा भी फर्स्ट किस था। मैंने तुम्हारा फर्स्ट किस स्टील किया है, तो तुमने भी तो मेरा फर्स्ट किस चुराया है। तो हिसाब बराबर। वेदाक्षी का मन तो कर रहा था कि उसका सिर फोड़ दे, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। उसने उसे घूर कर देखा और बोली, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। यह बोल उसने करवट बदली और लेट गई। मान कुछ पलों तक बैठा उसे देखता रहा, फिर उसे चिढ़ाते हुए बोला, तुम ही थी जिसने मुझे नींद से जगाया। अब आधी रात को किसी आदमी को जगाओगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी ही, इसलिए आगे से ध्यान रखना, कभी मुझे नींद में मत जगाना। वेदू ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। उसे सच में मान पर काफी गुस्सा आ रहा था। मान मुस्कुराते हुए लेट गया। उसके लिए तो यह एहसास काफी खास था। भले ही कुछ पलों का ही सही, लेकिन फिर भी उसे वेदाक्षी को किस करना एक अलग सा एहसास दे गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। वही वेदाक्षी गुस्से में थी। फिर वो भी मान को कोसते कोसते सो चुकी थी। अगली सुबह मान उठा तो वेदाक्षी उसे बेड पर नहीं दिखी। उसने खुद से कहा, क्या इतना गुस्सा हो गई? सुबह सुबह कहाँ गई आखिर? वह जल्दी से उठा और कमरे के बाहर निकल गया। उसके कदम तेजी से नीचे की तरफ बढ़ चुके थे और जब वो नीचे आया तो अंशिका ने मान को देखकर कहा, भाई आप अब उठे हो और बिना नहाए ही आ गए। मान ने उसे देखा और बोला, वह सब छोड़, यह बताओ वेदाक्षी कहाँ है? उसकी आवाज में काफी घबराहट थी, जिसे अंशिका ने महसूस किया। तभी पीछे से रुद्रिका ने आते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस हालत में यहाँ तैयार नहीं हुए अभी तक? मान ने पलटकर उसे देखा और बोला, वेदाक्षी कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ थी? तुमने देखा उसे? रुद्रिका ने हैरानी से कहा, इसका क्या मतलब है? वह तो सो रही होगी ना, वह इतनी जल्दी उठती तो नहीं है।
माँ ने परेशानी से कहा, नहीं मैं नहीं सो रही, मुझे नहीं पता वह कहाँ गई, मेरी गलती है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। यह कहते हुए माँ जल्दी से उसे हर तरफ ढूंढने लगा। वह पूरे घर, गार्डन, बैकयार्ड और आर्ट हाउस तक चेक करके आ गया था, लेकिन उसे बेदू कहीं नहीं मिली। उसे सच में टेंशन होने लगी थी। उसे डर था कि उसकी हरकत की वजह से कहीं वो उसे छोड़कर तो नहीं चली गई। वहीं रुद्रिका और अंशिका भी परेशान थी और बेदाक्षी को ढूंढ रही थी। निर्णय नहाने गया हुआ था और गिरजा जी और आलोक जी मंदिर गए थे, लेकिन बेदाक्षी कहाँ थी, उनमें से किसी को नहीं पता था। रुद्रिका ने परेशान होते हुए कहा, यह लड़की गई कहाँ आखिर, वो बिना बताए कहीं नहीं जाती, अचानक से कहाँ चली गई। अंशिका ने भी उसे देखा और बोली, कल तक तो भाभी ठीक थी ना, अभी अचानक से कहाँ गायब हो गई। रात को तो चली गई थी जल्दी सोने, अब मान उन्हें कैसे बताता कि उसने क्या हरकत की थी। लेकिन अचानक ही उसके कदम किचन की तरफ बढ़ गए। अंशिका ने उसे देखा और बोली, भाई आप किचन की तरफ क्यों जा रहे हो, भाभी को खाना बनाना नहीं आता है, इसलिए आप इस वहम में मत रहना कि आप उठोगे और वह आपके लिए खाना बनाकर तैयार रखेंगी। माँ ने उसे देखा और बोला, मुझे पता है उसे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि उसका मुंह सिर्फ दो चीज़ों के लिए खुलता है, एक तो खाना खाने के लिए और दूसरा मुझसे लड़ने के लिए। तो इस वक्त वो मुझसे लड़ने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है, तो हो सकता है किचन में हो। ये कहते हुए वह फिर से किचन की तरफ बढ़ चुका था। रुद्रिका और अंशिका ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें मान की बातों का लॉजिक समझ में नहीं आया था। मान किचन में आया तो उसे किचन में भी कोई नहीं दिखा। उसने गहरी सांस भरी। उसे हद से ज्यादा टेंशन हो रही थी। वो पलट कर जाने को हुआ कि तभी उसे बेदाक्षी की कुर्ती का एक कोना दिखा। वो झट से नीचे की सेल्फ की तरफ झुका। सेल्फ का डोर कुछ खुला हुआ था और जैसे उसने सेल्फ का डोर ओपन किया तो हैरान रह गया। बेदाक्षी नीचे की सेल्फ में बैठी आराम से सो रही थी। उसका फोन साइड में पड़ा था जिसमें फ्लैश लाइट जल रही थी और दूसरी साइड एक बाउल पड़ा था जिसमें कुछ मैगी बची हुई थी। मान ने एक राहत की सांस ली और खुद से ही बोला, शुक्र है कि ये यहीं है। तब तक रुद्रिका और अंशिका भी उसके पीछे किचन में आ चुकी थी। उन्होंने जब बेदाक्षी को इस तरह देखा तो हैरान रह गईं। माँ ने रुद्रिका को देखा और फिर बोला, इसकी ऐसी हरकतें भी हैं, बताया नहीं पहले तुमने, बता देती तो मुझे आइडिया रहता। रुद्रिका ने उसे देखकर कहा, आज से पहले कभी अकेले ऐसी हरकत की तो नहीं है इसने, हमेशा मैं इसके साथ रही हूँ ऐसी हरकतों में। माँ ने हैरानी से उसे देखा और फिर बोला, लेकिन अब तुम्हारी भी शादी हो चुकी है और इसकी भी, और इसने सोचा होगा कि क्यों ही तुम्हें रात में डिस्टर्ब करें, इसलिए देखो जरा इसकी हालत। यह कहते हुए उसने बेदाक्षी को कंधे से पकड़ हिलाते हुए कहा, उठो वेदू, आंखें खोलो, सुबह हो गई है। बेदाक्षी ने कसमसाते हुए उसका हाथ हटाकर कहा, सोने दो ना खड़ूस कुमार, चैन से सोने तो दो यार, वैसे भी जब देखो तब परेशान करते रहते हो। माँ ने हैरानी से कहा, क्या कहा, मैं परेशान करता हूँ या तुम परेशान करती हो। अंशिका उसकी हरकत पर मुंह दबाकर हंस पड़ी। माँ ने जब उसके हंसने की आवाज सुनी तो पलटकर उसे देखा और घूरते हुए बोला, दांत दिखाना बंद कर। अंशिका ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। माँ ने बेदाक्षी को फिर से जगाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार चिढ़कर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती। माँ ने कुछ झुंझलाकर कहा, यह लड़की सच में पागल है, इस इतने से कैबिनेट में कोई कैसे सो सकता है। ये यहाँ पर इतने आराम से सो रही है जैसे मेरा कमरा छोटा पड़ गया था क्या, या फिर वह बेड छोटा पड़ गया जिस पर यह हमेशा तो फैलकर सोती है। रुद्रिका ने मान को देखा और बोली, यह सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले उसे उठाओ। माँ ने तुरंत बेदाक्षी को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर हॉल में आ गया। उसने उसे सोफे पर लिटाया और चिढ़कर बोला, कोई नींद का इतना पक्का कैसे हो सकता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि करूँ तो क्या करूँ मैं इस लड़की का। रुद्रिका ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, यह सोने के मामले में बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, इसलिए तुम कितनी भी कोशिश कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसे, जब उठना होगा तभी उठेगी है, वरना हम इसे बस जगाते रहें, यह इधर से उधर करवटें बदलेगी और हमें ही नींद में सुनाती रहेगी। माँ ने गहरी सांस भरी और बोला, क्या करूँ मैं, अब ये बताओ, क्या इसे रूम में लेकर जाऊं, क्योंकि अभी चाची माँ और चाचू आ जाएंगे और इसे इस तरह देखेंगे तो पक्का हमें उन्हें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तभी नेड़ा ने नीचे आते हुए कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम तीनों ऐसे क्यों खड़े हो। तभी उसकी नज़र बेदाक्षी पर गई जो सोफे पर बेसुध सी लेटी हुई थी। उसे लगा कुछ गड़बड़ हुई है। नेड़ा ने परेशान होते हुए कहा,
वेदू को क्या हुआ? ये इस तरह से? वह ठीक तो है ना? रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, तुम्हारी साली आधी रात को उठकर मैगी खा रही थी और किचन के नीचे वाले कैबिनेट में ही सो गई। निर्णय उसकी बात सुनकर हैरान था। उसने हैरानी से कहा, क्या? क्या उसे मेरे भाई का कमरा छोटा पड़ गया? अगर बेड पर नहीं सोना था तो वह काउच पर भी सो सकती थी। इनफैक्ट मेहमान को रूम से निकाल सकती थी। आखिर वह उसकी बीवी है। मान ने जैसे ही सुना तो निर्णय को घूर कर देखते हुए बोला, अगर तू इस घर से नहीं निकलना चाहता तो अपना मुंह बंद कर ले। क्या उल्टी सीधी बकवास किए जा रहा है? मुझे भला रूम से क्यों निकालेगी वो? निर्णय ने मुंह बनाकर कहा, क्यों नहीं निकालेगी यह बताओ। देखो, पत्नियां जो होती हैं शादी के बाद उनके पति की हर एक चीज पर हक होता है, और पति से भी ज्यादा। इसलिए हमें इस भय में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि वह हमें कमरे से नहीं निकाल सकती। रुद्रिका ने निर्णय को घूरा और बोली, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस हो गया है। मैं तो ये भी ट्राई कर सकती हूँ। आज रात तुम रूम से बाहर सोना। निर्णय ने एक पल को हैरान होकर उसे देखा, लेकिन अगले ही पल हंसकर बोला, लेकिन आज शाम की तो हमारी फ्लाइट है। रुद्रिका ने उसे घूरा और बोली, कोई नहीं, वापस तो हमें घर ही आना है ना। घर आने के बाद तुम रूम से बाहर रहोगे। खबरदार जो रूम में आने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर निर्णय हैरान रह गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब कहे क्या और करे क्या। वही मान ने उसे देखते हुए हंसकर कहा, ले ले बेटा, इसे कहते हैं आबैल मुझे मार। निर्णय ने बात बदलते हुए कहा, अरे यार मुझे छोड़ो और बेदू को जगाओ। अभी मम्मी पापा आएंगे तो क्या सोचेंगे। ये लड़की बिना कुछ भी कभी भी कर सकती है। मान ने बेदाक्षी को देखा और एक बार फिर से उसे उठाते हुए बोला, बेदू तुम उठ रही हो या नहीं? कब से जगा रहा हूँ, उठ जाओ अब तो। बेदाक्षी ने धीरे से आंख खोली और मान को देखा और फिर मुंह बनाकर बोली, तुम्हें दिक्कत क्या है? सोने क्यों नहीं देते? मान उसे घूर कर देख रहा था। बेदाक्षी ने करवट बदली और वह अपनी आंखें बंद करने को हुई कि तभी उसकी नजर निर्णय, रुद्रिका और अंशिका पर गई, जो उसे देख रहे थे। उसने हैरानी से कहा, यह सब लोग हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? रुद्रिका ने अपने हाथ बांधे और उसे देखकर बोली, बेटा ये तेरा कमरा नहीं है, घर का हॉल है। अब उठेगी या नहीं उठना है? बेदाक्षी ने जैसे ही सुना वह झट से उठकर बैठ गई। उसकी नींद मानो हवा हो गई। उसने इधर उधर सर घुमाकर चारों तरफ देखा। सच में वह घर के हॉल के सोफे पर बैठी थी। उसने मान की तरफ देखा और बोली, क्या मैं नींद में चलकर यहाँ आई? रुद्रिका ने उसे देखते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी क्रेविंग तुम्हें यहाँ ले आई। तभी बेदाक्षी को याद आया कि वह लास्ट टाइम रसोई में थी और मैगी खा रही थी, वह भी किचन कैबिनेट में बैठकर। उसने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मैं तो किचन में थी ना, तो यहाँ कैसे आई? माँ ने उसे घूरा और बोला, अकल है या नहीं? हम सब लोग पागलों की तरह तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। हमें लगा पता नहीं कहाँ चली गई और तुम आराम से बैठी सो रही थी। वेदाक्षी ने मासूम सी शकल बनाकर कहा, मुझे पता ही नहीं लगा मैगी खाते खाते कब नींद आ गई। रुद्रिका ने उसको घूरते हुए कहा, तू ये बचकानी हरकतें कब छोड़ेगी? हम सब सच में परेशान हो गए थे। हमने पूरा घर छान मारा, लेकिन तू हमें कहीं नहीं मिली। मान की हालत देख जरा, यह उठते से ही सबसे पहले तुझे ढूंढने में लगा हुआ है। वेदू ने मुंह बनाया और बोली, किसने कहा था मुझे ढूंढने के लिए? मैंने तो नहीं कहा था। मत ढूंढते, मैं अपने आप उठ जाती। मुझे थोड़ी ना पता था कि वहां बैठे बैठे मुझे नींद आ जाएगी। मुझे तो लगा था कोई आएगा तो क्या सोचेगा, इसलिए वहां छुपकर मैगी खा रही थी। तभी मान ने कहा, लेकिन तुम्हें तो कुछ बनाना ही नहीं आता ना, तो फिर मैगी किसने बनाई? वेदाक्षी ने उसे देखा और दांत दिखाकर बोली, मैगी बनाना आता है और बस पानी उबाल लेती हूँ। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। हमेशा से तो मैंने सिर्फ दूसरों के हाथ का बना खाना खाया है, कभी बनाया नहीं। और मैगी भी अपने हाथ की अच्छी नहीं लगती, दी बनाती हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। यह कहते हुए उसके चेहरे पर खुशी झलक आई थी। रुद्रिका ने मनी मन कहा, क्या करूं मैं इस लड़की का? इसकी हरकतें क्यों हैं इतनी बच्चों जैसी? क्यों ये मैच्योर नहीं हो सकती? निर्णय ने उन सबको देखा और बोला, अच्छा ठीक है, अब नहा धोकर तैयार हो जाओ, हमारी शाम की फ्लाइट है। जो कुछ भी रखना है ठीक से रख लेना। अपना सारा सामान दोबारा से चेक कर लेना। टाइम से निकलेंगे हम सब। एक बार फिर जाने का जिक्र सुनकर बेदू शांत हो गई और रात की मान की हरकत उसके जहन में ताजा हो गई। उसने मनी मन कहा, क्या कहा? इस खड़ूस कुमार के साथ एक कमरे में, वह भी अकेले? यहाँ पर कम से कम घर वाले तो हैं, वहां तो
लेकिन अगले ही पल उसने अपनी सोच को रोकते हुए कहा, तो वहाँ भी तो जीजू और भी होंगे ना। मुझे भला किसी से डरने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी कल भी तो मैंने उसे थप्पड़ मारा था। अगर उसने फिर से कुछ किया तो मैं इसका सिर फोड़ दूंगी। लेकिन अगले ही पल उसने फिर से कुछ सोचा और मन ही मन बोली, लेकिन कुछ भी कहो, आदमी तो ये अच्छा है। मेरे थप्पड़ मारने के बाद भी बेचारे ने कुछ नहीं कहा, पर उतना ही बुरा भी है। इसने मुझे किस कैसे किया, यह सोचते उसने एक बार फिर मुंह फुला लिया था। सच में उससे ज्यादा कंफ्यूजिंग पर्सन कोई नहीं था। मान ने उसे देखा और बोला, फूलन देवी बनकर क्यों बैठी हो? उठो और चलकर नहा लो। चाची माँ और चाचू आते ही होंगे, फिर सब लोग साथ में नाश्ता करते हैं। बेदू ने उसे घूरा और उठकर कमरे में चली गई। मान ने खुद से कहा, अब इसे क्या हो गया और मैंने क्या कर दिया जो ऐसे घूर कर गई है। खैर वह भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद नहा धोकर सब लोगों ने साथ में नाश्ता किया और उसके बाद वह चारों अपनी अपनी पैकिंग में लग गए। इस बीच अंशिका ने जरूर खुरापाती कर दी थी। उसने चुपके से वेदाक्षी की लगेज में वह नाइटी रख दी। अब वेदू को बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी लगेज में ऐसा कुछ रखा भी गया है। उसे तो लगा था कि उसके लिए वह नाइटी ली ही नहीं गई थी। शाम तक वह सब तैयार थे और जल्दी ही वह लोग अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। जब तक वो लोग अपने होटल पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। खान ने अपने और निर्णय के लिए रूम अलग अलग फ्लोर पर बुक करवाए थे। वह नहीं चाहता था कि दोनों कहीं अपने पर्सनल मोमेंट्स में कोई डिस्टरबेंस हो, और निर्णय को भी उसका यह आइडिया काफ़ी अच्छा लगा था। वैसे भी वह लोग हनीमून के लिए आए थे। मान ने रिसेप्शनिस्ट से बात की और दोनों रूम के कार्ड्स ले लिए। उसने निर्णय के रूम का कार्ड उसे थमाते हुए कहा, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हम दोनों में से कोई भी किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। दिन में जिसे जैसे घूमना है वैसे घूमे। निर्णय ने मुस्कुराकर कहा, मेरा तो मैं समझ रहा हूँ, मुझे वैसे भी रुद्रिका से टाइम नहीं मिलने वाला। लेकिन तेरा क्या? वेदाक्षी को पटाने के ट्रिक है तेरे पास? क्योंकि अभी तक मुझे ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि वह इस रिश्ते को ठीक से शुरू भी कर पाए। मान ने उसे घूरते हुए कहा, तू अपना ध्यान रख, मैं अपना रख सकता हूँ। निर्णय ने उसे गले लगाते हुए कहा, मजाक था यार, सीरियसली मत लेना। आराम से टाइम दो एक दूसरे को, जानो समझो फिर आगे बढ़ो। मैं जानता हूँ मेरे भाई को कोई ना नहीं कर सकता। वेदाक्षी के बस समझने की देर है। वह तुम्हें समझने लगेगी तो जाहिर है कि सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। मान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसके बाद दोनों अपने अपने रूम में चले गए। वेदाक्षी मान के साथ कमरे में आई। वह पहले ही बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और जब उसने कमरे की हालत देखी तो और ज्यादा घबरा गई। जाहिर था ये एक हनीमून स्वीट था। वह सच में एक पल के लिए तो हैरान सी खड़ी ही रह गई। पूरा कमरा खूबसूरती से सजाया गया था और जब उसकी नज़र बेड पर गई तो वह और भी ज़्यादा हैरान रह गई। बेड पर सामने दो टॉवल से दो खूबसूरत से हंस बनाए गए थे और साथ ही पूरे बेड पर रोज पेटल्स बिखरे हुए थे। उसने मन ही मन कहा, यह सब क्या है? उसने मान को देखा जो बड़े आराम से बैग अरेंज करने में लगा था। यहाँ तक कि उसने कुछ भी नहीं कहा। मान ने चुपचाप अपने कपड़े निकाले और चेंज करने चला गया, जबकि वेदू के दिल में काफी हलचल हो रखी थी। थोड़ी देर बाद मान चेंज करके आया और उससे देख बोला, अपने कपड़े निकालो और चेंज कर लो। वेदाक्षी ने जैसे ही सुना उसने तुरंत अपने कपड़े लिए और जल्दी से बाथरूम में भाग गई। लेकिन बाथरूम का नजारा देखकर उसके कदम फिर से दरवाजे पर रुक चुके थे। मान पीछे खड़ा उसे देख रहा था। उसने मन ही मन हंसते हुए कहा, डरपोक कहीं की, एक बार गलती हुई इसका मतलब ये थोड़ी हर बार करूँगा। लेकिन हाँ, इसे टीच करने में मज़ा बहुत आता है और वह तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वेदाक्षी ने पलटकर एक नज़र मान को देखा जो उसे देख रहा था। यह महसूस होते ही उसने जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई। मान उसकी हरकत पर हंस पड़ा। इधर रुद्रिका वेदाक्षी को लेकर परेशान थी। वह जानती थी वेदू इस रिश्ते के लिए पहले ही तैयार नहीं थी और ऊपर से यह हनीमून कुछ ज्यादा नहीं हो रहा था। निर्णय ने जब रुद्रिका को इस तरह टेंशन करते देखा तो मुंह बनाकर उसे ताना मारते हुए बोला, क्या मेरा भाई तुम्हें राक्षस नजर आता है जो तुम्हारी बहन को खा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा? रुद्रिका ने चौंक कर निर्णय को देखा तो निर्णय ने कहा, लाइक सीरियसली यार, तुम अपने हनीमून पर आकर भी अपनी बहन की टेंशन नहीं छोड़ पा रही हो। वह कोई दूध पीती बच्ची नहीं है रुद्रा। और दूसरी बात, मान उसके साथ है। अगर तुम्हें इसी तरह टेंशन लेनी थी तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली,
पर मुझे डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। तुम जानते हो ना, वह पहले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा ये हनीमून, क्या सच में कुछ ज़्यादा जल्दी और अजीब नहीं है? निर्णय ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा और धीरे से बोला, वह उनका रिश्ता है, खुद संभाल सकते हैं वो दोनों। बेदू नहीं संभाल पाई तो मान है संभालने के लिए। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और बेदू कितनी ही नादान सही, लेकिन मान बहुत समझदार है। और दूसरी बात, इतनी समझदारी तो बेदाक्षी में भी है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। और मान सब कुछ अच्छे से समझता है। उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दो, वही बेहतर होगा। और इस वक्त तुम्हें सिर्फ हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए। रुद्रिका ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें उसके गले में डाली और बोली, मेरा ध्यान तुम्हारे अलावा किसी और पर वैसे भी नहीं रहता, ये तुम अच्छे से जानते हो। निर्णय ने उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, झूठ मत बोलो, मेरे अलावा तुम्हारा ध्यान बाकी सब पर रहता है। कभी वेदू, कभी घरवाले, कभी अंशु, कभी बिजनेस, सब पर, सिवाय मेरे। यह कहते हुए उसने मुंह बनाया। रुद्रिका ने मुस्कुराते उसके चेहरे को पकड़ा और उसके होठों पर किस करके बोली, अच्छा सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी कि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ तुम पर हो। निर्णय ने मुस्कुराकर उसे अपने करीब किया और एक बार फिर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। और वह किस धीरे धीरे पैशनेट होता गया। दोनों एक दूसरे में डूबने लगे थे। निर्णय के हाथ रुद्रिका की पीठ और कमर पर चल रहे थे, वहीं रुद्रिका के हाथ निर्णय की टी शर्ट पर कसे हुए थे। थोड़ी देर बाद जब दोनों अलग हुए तो दोनों की ही सांसें काफी गहरी हो चुकी थी। दोनों ही काफी तेजी से सांस ले रहे थे। रुद्रिका ने उसे अलग होते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन निर्णय ने उसे पलटकर एक बार फिर अपनी तरफ खींच लिया। रुद्रिका की पीठ निर्णय के सीने से लगी हुई थी। निर्णय ने धीरे से उसकी शर्ट के 2 बटन ओपन किए और कॉलर को उसके कंधे से हटाकर उसके कंधे और गर्दन को चूमने लगा। रुद्रिका सिहरने लगी थी। उसकी सांसें और धड़कनें काफी तेजी से चल रही थी। ऐसा ही कुछ हाल निर्णय का था। रुद्रिका ने खुद को निर्णय की बाहों में बिल्कुल ढीला छोड़ दिया था। अगले ही पल निर्णय ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ गया। उसने धीरे से रुद्रिका को बेड पर लिटाया और उसके ऊपर झुकते हुए उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। रुद्रिका ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। निर्णय ने धीरे से उसके गाल को सहलाया और एक बार फिर उसके होठों को चूमने लगा। दोनों एक दूसरे में बहते जा रहे थे। कुछ पलों बाद निर्णय उससे कुछ दूर हुआ और उसे अपनी टी शर्ट निकाल कर फेंक दी। और अगले ही पल उसके होंठ एक बार फिर रुद्रिका की गर्दन, गले और कंधे पर चलने लगे थे। उसके हाथ रुद्रिका के शरीर पर घूम रहे थे, वहीं रुद्रिका के हाथ निर्णय की पीठ और बालों पर अटखेलियां कर रहे थे। गहराती रात के साथ साथ दोनों एक दूसरे में खोते चले जा रहे थे। वहीं इधर मान के रूम का नजारा ही बदला हुआ था। काफी देर तक तो बेदाक्षी बाथरूम से बाहर नहीं निकली, और जब निकली तभी उसे मान जगा हुआ ही नजर आया। वह पहले से ही घबराई हुई थी और मान को जगते देखकर और ज्यादा घबरा गई। उसने बाहर आते हुए उसे देखा और बोली, आप अब तक सोए नहीं? मान ने उसे देखा और बोला, नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसके इतना कहते ही बेदाक्षी की धड़कनें बढ़ गईं और एक बार फिर वह और ज्यादा घबरा गई। उसने हकलाते हुए जल्दी से कहा, मैं दी के पास जा रही हूँ। मैं उनके साथ सोऊंगी। मैं यहाँ नहीं सोऊंगी। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। यह बोल वह दरवाजे की तरफ बढ़ने को हुई कि तभी मान ने जल्दी से उसकी तरफ जाकर उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा। बेदूस के सीने से जा टकराई। उसने कसमसाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की कि तभी मान ने कहा, कबाब में हड्डी बनने का ज्यादा शौक है। खुद को तो कुछ करना नहीं है, और जो लोग कर रहे हैं उनको करने भी नहीं देना। शांति से चुपचाप यहाँ सो जाओ, समझी? भूलो मत, हम फैमिली ट्रिप पर नहीं, हनीमून ट्रिप पर आए। उन दोनों को अपना हनीमून एंजॉय करने दो। ज्यादा कबाब में हड्डी बनने की कोशिश की ना तो देखना तुम। उसकी बात सुनकर बेदाक्षी हैरान रह गई। बेदाक्षी हैरान होकर मान को देख रही थी। यह आदमी आखिर क्या बोल रहा था? बेदाक्षी ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला कि तभी मान ने फिर से उसकी बात काटते हुए कहा, इनफ, मुझे अब कोई बहस नहीं करनी है। काफी रात हो गई है, इसलिए चुपचाप चलकर सो जाओ, वरना मेरा मूड भी बदल सकता है और फिर मेरी कोई गारंटी नहीं होगी, समझी? मान ने एक बार फिर से बेदाक्षी को परेशान करने के लिए कहा, लेकिन बेदाक्षी उसकी बात सुनकर सच में घबरा गई। तभी अचानक से मान ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। बेदाक्षी ने घबराकर उसे देखा और जल्दी से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। देखो, तुमने कुछ भी किया ना तो मैं शोर मचाऊंगी, समझे तुम? छोड़ो मुझे।
यह कहते हुए वेदाक्षी ने मान की बाहों से छूटने की कोशिश की, पर मान ने उसे कसकर पकड़ा था, इसलिए उसकी कोशिश बिल्कुल बेकार रही। वहीं मान ने उससे कुछ भी नहीं कहा और उसे लेकर बेड की ओर बढ़ गया। यह देखकर वेदाक्षी के चेहरे का रंग ही उड़ गया और उसके मन का डर और भी बढ़ गया। वो अभी कुछ बोलती, पर उससे पहले ही मान ने उसे आराम से बेड पर बिठाया और कहा, अब चुपचाप सो जाओ और अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, समझी? इतना कहकर मान ने एक नजर वेदाक्षी को देखा और पीछे हट गया। वेदाक्षी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगी। इसका मतलब वो मान को गलत समझ रही थी। यह सोचकर अब उसे अजीब लगा। तभी मान ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और एक नाइट लैम्प जला दिया। वेदाक्षी ने उसे देखा तो मान चुपचाप बेड की दूसरी साइड में जाकर लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वेदाक्षी ने कुछ पल उसे देखा और फिर खुद भी लेट गई। सफर की थकान की वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई। वेदाक्षी के सोने के बाद मान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वेदाक्षी को देखा, जो अब तक गहरी नींद में जा चुकी थी। उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए मान अपने मन ही मन में उससे बोला, कितनी बच्चों जैसी हो तुम, बिल्कुल मासूम और भोली और कुछ भी सोचती रहती हो। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। क्या मैं अब तक तुम्हारा भरोसा तक नहीं जीत पाया हूँ? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें फोर्स कर सकता हूँ? मान के मन में यह ख्याल वेदाक्षी के रिएक्शन को देखकर आया था। कहीं ना कहीं उसे लगा कि उसे उस रात किस करने की वजह से वेदाक्षी के मन में यह सब बातें आई हैं। उसने एक गहरी सांस भरी और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन सुबह जब मान की आंख खुली तो उसने देखा कि हमेशा की तरह वेदाक्षी उसके सीने से लगकर सो रही थी। उसे देखकर हंसी आ गई। ये लड़की जो हमेशा उससे दूर भागती थी, रात में सोते हुए पता नहीं इसे क्या हो जाता था। मान ने कुछ पल वेदाक्षी के चेहरे को देखा और फिर धीरे से उसे अलग होकर उठकर फ्रेश होने चला गया। वैसे भी वेदाक्षी कहाँ इतनी जल्दी उठने वाली थी। उसे अच्छे से पता था कि वो अपनी नींद की कितनी पक्की थी। कुछ देर बाद मान फ्रेश होकर आया और रेडी होने लगा। रेडी होने के बाद उसने वेदाक्षी को देखा, जो अभी भी घोड़े बेचकर सोई थी। मान ने अपना सिर नामे हिलाया और उसके पास आकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वेदाक्षी तो वेदाक्षी थी, वो अभी भी नहीं उठी। तो मान ने उसे कहा, वेदाक्षी उठो भी, अब सुबह हो गई है और तुम्हें पूरा दिन सोते रहना है क्या? अब उठ भी जाओ। उसके बार बार उठाने की वजह से वेदाक्षी की नींद भी अब तक टूट गई थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और मान को देखकर चिढ़ते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्यों तुम मेरी नींद के दुश्मन बन बैठे हो? अरे थोड़ी देर और सोने देते तो क्या तुम्हारा बिगड़ जाता? हाँ, वो थोड़ा चिढ़ गई थी। वहीं मान ने उसे घूर कर देखा और कहा, अच्छा ठीक है, सोती रहो, तुम्हें अपनी नींद से इतना प्यार है ना। वैसे भी 10 बजने वाले हैं, मैं जा रहा हूँ, तुम सो जाओ। वेदाक्षी ने जैसे ही सुना कि 10 बजने वाले हैं, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो जल्दी से बिस्तर से उठते हुए बोली, तुम दुष्ट इंसान, तो मुझे थोड़ा जल्दी नहीं उठा सकते थे? सब लोग उठ गए होंगे और चाची माँ, वो पता नहीं क्या सोचेंगी। ये कहते हुए वो उठकर सीधे बाथरूम में घुस गई। उसने मान को कुछ कहने का कोई मौका ही नहीं दिया। उसकी हरकत देखकर मान हैरान था और अगले ही पल उसे हंसी आ गई। ये लड़की शायद भूल गई थी कि वो लोग घर पर नहीं बल्कि यहाँ ऊटी में थे। मान ने मन ही मन कहा, ये लड़की बिना सच में बची ही है। फिर उसने लैंडलाइन पर नाश्ता ऑर्डर कर दिया और वेट करने लगा। इधर दूसरी ओर रुद्रा भी उठकर नहा चुकी थी, पर निर्णय अभी तक सोया हुआ था। वैसे भी वो लोग कल रात देर से सोए थे, इसलिए रुद्रा की आंख भी देर से ही खुली थी। उसने निर्णय को देखा, जो बेड पर बिना सटके तकिए पर मुंह रखे आराम से सोया था। उसे ऐसे चैन से सोते देख रुद्रा को थोड़ा गुस्सा आया। इस आदमी ने उसे रात में इतना परेशान किया था, लेकिन अब देखो कितना आराम से सोया था। तभी उसके दिमाग में एक तूफानी ख्याल आया और उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में है।